जम्मू कश्मीर रियासत में आखिरी इंतखाबात हुए थे 2014 में। उसके बाद एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, जिस गवर्नमेंट की जो गिर गई यूनिक सर्कमस्टांसिस में 2018 में। 4 साल से कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये मुल्क का वाहिद एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अब अगले इंतखाबात जब भी होंगे, असेंबली जब भी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उन असेंबली हलकों की जो शक्ल और सूरत है कैसी होगी, उनकी बाउंड्रीज कैसी होंगी और उनमें पॉपुलेशन सेट्स किस किस्म के होंगे, इसके हवाले से आज डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दी है। अभी तक आप में से अक्सर लोगों के पास रिपोर्ट की कॉपी मोबाइल के ज़रिए पहुंच चुकी होगी। मेरा इनिशियल जो असेसमेंट है रिपोर्ट को लेकर वो क्या है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। मेरा नाम जफर चौधरी है। आप जुड़ चुके हैं द डिस्पैच पर यह स्पेशल ब्रॉडकास्ट देखने के लिए। जब डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट को फाइनल करता है, लॉ मिनिस्ट्री के ज़रिए उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया जाता है, अवार्ड की कॉपी को। प्रेसिडेंट की एक्सेंट के बाद उसको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। उसके बाद जो वो रिपोर्ट कैरी करती है फुल फोर्स ऑफ लॉ, फुल मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसके बाद उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, पार्लियामेंट में या किसी लेजिस्लेटिव फोरम में उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। और ये जो फॉर्मेलिटी है कि प्रेसिडेंट की एक्सेंट के साथ वो गजट में छप जाए, जब तक मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड होकर आप तक पहुंचता, हो सकता है शायद ये फॉर्मेलिटी भी तब तक हो चुकी हुई हो। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कमीशन की जो कुछ ड्राफ्ट रिकमेंडेशन पहले आई थी, आप उनसे अच्छी तरह से पहले आगाह हैं। उनको कई तरीक़ों से पब्लिक डोमेन में डिस्कस कर दिया जा चुका हुआ है। तो लिहाजा जो आज की फ़ाइनल रिकमेंडेशन है, जब ये आपके सामने आती हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि पहले क्या रिकमेंड किया था, और जब फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया या अपनी रिजर्वेशन शेयर की, उसके बाद कमीशन ने उसमें तब्दीलियां किस तरह से लाई। मैंने देखा कुछ खास ज़्यादा तब्दीलियां नहीं है, लेकिन उनके बारे में तबसरा करते हैं। क्विक इसकी बैकग्राउंड ये है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, यानी जब आर्टिकल 370 को रिपील किया गया और जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, तब जो कानून पास हुआ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें यह बताया गया था कि एक डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और वो कमीशन जो असेंबली हल्का जात हैं उनकी नई हदूदबंदी करेगा। जब उनकी हदबंदी हो जाएगी उसके बाद इंतखाबात होंगे। तो लिहाजा ये मार्च 2020 में इसको कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था। इनकी मियाद थी 1 साल के लिए, और मार्च 2021 में इन्होंने बताया कि कोविड के चलते हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाए, हमसे जो मज़ीद वक्त की हमें ज़रूरत है, लिहाजा मार्च 2022 तक इनकी मियाद जो है एक्सटेंड कर दी गई। उसके बाद मज़ीद 2 महीने इनको दिए गए, जो कल यानी 6 मई को 2 महीने इनको पूरे होते हैं। आज एक दिन एडवांस में इन्होंने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सदारत में जो कमीशन है, उन्होंने फाइनल अवार्ड को साइन करके गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। अब इसमें वो लोग जो उनमें से मैं भी शामिल हूँ, जो हमेशा ये कहा करते थे कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बहाल होना चाहिए, जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए, और जो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में एक फेडरल स्ट्रक्चर में सारी रियासतों के साथ, सब अवाम के साथ एक अपनी कमिटमेंट देता है कि आप सबकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी जो आपके वोट के साथ बनेगी, यानी जो बड़े फैसले होंगे, पॉलिसी होगी, लेजिस्लेशन होगी, उसमें लोगों की शमूलियत होगी, ये वादा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम भी इसको हमेशा दोहराया करते थे और बहुत सारे लोग इसको दोहराते थे कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना कामकाज जल्दी से फारग करे और उसके बाद इंतखाबात का प्रोसेस शुरू हो। मैं अक्सर ये बात कहता था कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस की बहाली तब होगी जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ जाएगी, यानी आज का दिन था वो जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता था। अब जब मैं रिपोर्ट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी काफ़ी इंतज़ार बाकी है, क्योंकि रिपोर्ट में ही कुछ चीज़ें इस तरह से हैं। जो सबसे दिलचस्प चीज़ है, सबसे यूनिक और अनप्रेसिडेंटेड चीज़ जो रिपोर्ट में आई है, जिसके बारे में पहले कभी देखा या सुना इस तरीके से नहीं गया, हाँ कुछ मिसालें खैर उसकी ज़रूर हैं, कि कमीशन ने कहा है कि कश्मीरी पंडित जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है उनके लिए 2 सीट्स रिज़र्व करके नॉमिनेट की जाएं लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी ये 2 सीटें जो हैं, जो 90 सीट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बताई हैं, ये उससे ओवर एंड अबव होंगी। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजीज़ हैं, उनके लिए भी सीट्स रिज़र्व की जाएं, नॉमिनेट की जाएं।
ये इनके लिए नंबर नहीं बताया। कश्मीरी पंडित्स के सिलसिले में उन्होंने 2 सीट्स का बताया कि उन्होंने कहा कि 2 सीटें होनी चाहिए जिनमें से कम एक खातून ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए नंबर ऑफ़ सीट का नहीं बताया, ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया। अब ये सीटें होंगी 90 से ऊपर। इसमें अब मज़ीद जो लेजिस्लेटिव और जो कार्रवाई है वो होगी। जो फाइनल आउटकम है उसको वो फर्दर डिले कर सकती है। ये सेकंड पार्ट में मैं इसके ऊपर चर्चा करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में जो कमीशन के रिकमेंडेशन के फाइनल अवार्ड के जो ब्रॉड कंटूर्स हैं उसके बारे में मैं बात करता हूँ। कमीशन की जो पहले 2 इंटरम रिपोर्ट आपने देखी, उन्होंने उनमें बताया कि 90 सीट्स को उन्होंने डिवाइड किस तरह से किया। 47 सीट्स अलॉट होगी कश्मीर वैली को और 43 सीट्स अलॉट होगी जम्मू को। अब कश्मीर और जम्मू कुल मिला के 2 मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एंटिटीज़ हैं, कल्चरल भी मुख्तलिफ है इनका, लेकिन एक ही पॉलिटिकल एंटिटी का हिस्सा है, एक ही पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी, यानी जम्मू कश्मीर जो रियासत थी या अब यूनियन टेरिटरी है उसका हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन या डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट या कोई और कानून ये तो नहीं बताता कि आपको इतनी नंबर ऑफ़ सीट जो है वो कश्मीर में फ़िट करनी है या इतनी जम्मू में फ़िट करनी है। ये कमीशन ने 2-3 बार रीइटरेट करके उन्होंने कहा है कि कश्मीर की और जम्मू की जो जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं वो मुख्तलिफ हैं, लिहाजा हमने उनको मुख्तलिफ उस तरह से डील किया है। और बार बार उन्होंने कहा है कि हमने कश्मीर सूबा में 47 सीटें दे दी हैं और जम्मू सूबा में 43 सीटें दे दी हैं। ऐसा उन्होंने अपना जो अकम्पनिंग जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन जब लोकसभा सीट के बारे में वो बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट सब रह गई हैं, 1 लद्दाख को चली गई है, तो तब वो दोबारा से एक रिवर्स दूसरे तरीके से वो रीइटरेट करते हैं। तब वो कहते हैं कि हमारे नज़रिया में जम्मू कश्मीर जो है एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी है, तो लिहाजा हम ये नहीं कर सकते कि 3 सीटें कश्मीर में या 3 जम्मू में या 2 उधर या 2 उधर होनी चाहिए। तो लिहाजा ऐसा हो सकता है कि एक सीट ऐसी हो जो आधी कश्मीर सूबा में हो और आधी जम्मू सूबा में हो, यानी जो 43 सीट जम्मू में और 47 सीट जम्मू कश्मीर में, उनको कमीशन ने जस्टिफाई किया है 2 अलग यूनिक जियोग्राफिकल एंटिटीज़, कल्चरल एंटिटीज़ जिनकी अपनी यूनिक पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लोकसभा सीट एक अनंतनाग साउथ कश्मीर सीट जिसको रजौरी और पुंछ के साथ मिला के एक सीट बनाया, उसकी जस्टिफिकेशन उन्होंने दूसरे तरीके से दी है कि जम्मू कश्मीर एक ही पॉलिटिकल एंटिटी है और लिहाजा ये चीज़ जो पॉसिबल हो सकती है। अब कमीशन के पास एक यूनिक जो सरकमस्टांसिस हैं वो थे कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे मुल्क में भी जो पहले डिलिमिटेशन कमीशन हुए हैं उनका तरीकाकार भी इसी तरह से रहा है और दुनिया भर में भी डिलिमिटेशन कमीशन का इस तरह से होता है कि आप कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और आप उनको बताते हैं कि आप जाइए सारे हालात वहाँ के डिस्कस कीजिए, जिसमें पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी शामिल है, जिसमें जियोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़ भी शामिल हैं, जिसमें पॉपुलेशन भी शामिल है और रिमोटनेस, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मिलाकर ये शामिल हैं। इसकी बुनियाद के ऊपर आप रेकमेंड कर दें कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होनी चाहिए उस रियासत के लिए या उस सूबा के लिए। लेकिन इस केस में मुख्तलिफ था। इसमें यह था कि गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ज़रिए पहले ही डिलिमिटेशन कमीशन को बता दिया था कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 90 हैं और जो पॉपुलेशन है वो 2011 के सेंसस के मुताबिक है। अब आपका काम इतना है कि आपने इस पॉपुलेशन को इन 90 सीट्स के बीच आपने अकोमोडेट करना है। लेकिन कमीशन एडमिट करता है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एस्पिरेशन कश्मीर और जम्मू में और हिली और अर्बन एरियाज़ में वगैरह वगैरह में इस तरह से देखी गई। लिहाजा हमारा टास्क जो है वो डिफ़िकल्ट था कि हम एक सिंगल लीनियर अप्रोच लेकर कर लेते। लिहाजा हमने जो मेथोडोलॉजी है वो हमने अपनी डिवाइस की। मेथोडोलॉजी में 3-4 चीज़ें वो बताते हैं कि एक तो हमने डिस्ट्रिक्ट जो हैं 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनको हम कैटेगराइज किया हमने 3 कैटेगरीज में, हिली और डिफ़िकल्ट डिस्ट्रिक्ट को, हिली एंड फ्लैट डिस्ट्रिक्ट और प्रिडोमिनेंटली जो फ्लैट डिस्ट्रिक्ट, मैदानी डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से हमने किया ताकि हम ये बता सकें कि पॉपुलेशन को यानी नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर हम कहीं पे बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो उसको हम जस्टिफाई किस तरह से कर सकें। तो कमीशन ये कहता है कि जो हमने रिपोर्ट्स हासिल की जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के से, उससे हमें पता चलता है कि कई इलाका जात ऐसे हैं कि जिसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो इतनी घनी है कि 3500 के करीब लोग जो हैं पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं
और कहीं पे जो पॉपुलेशन इतनी वो उसकी जो डाइवर्सिटी, उसकी जो डिस्पर्स है, वो इतनी स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है कि उसमें 29 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं। तो लिहाजा हमें वो भी इंसाफ करना था। एक इन्होंने नया मैथडोलॉजी डिवाइस की, वो भी शायद इंडिया में पहले कभी नहीं की गई है, और शायद उसकी मिसालें बन जा सकती हैं आने वाले वक्त में पंजाब, राजस्थान वगैरह जैसी रियासतों के लिए। वो कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह उसके साथ प्रॉक्सिमिटी, तो कठुआ में सीट एनहांस करने के लिए, सांबा में सीट बढ़ाने के लिए कमीशन ने ये बताया, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक सीट बढ़ाने के लिए कमीशन ने ये जस्टिफिकेशन दी, क्योंकि ये इलाका जात जो हैं ये बॉर्डर एरियाज़ के नज़दीक हैं और बॉर्डर पे अक्सर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग फायरिंग वगैरह होती है, लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो लिहाजा गवर्नेंस इनके लिए बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो बढ़ाकर, ताकि कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज़ जो है वो छोटा हो जाए और एक्सेसिबल हो जाए। अब जब पहले रिपोर्ट आई थी तो उसमें मैंने तब भी जिक्र किया था, मैंने 6-8 मैंने स्टोरीज़ उसके ऊपर मुख्तलिफ की थी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ। उसमें एक बताया था कि 28 या 29 जो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वो बनी थी, यानी नई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ तो 7 हैं, लेकिन रिस्ट्रक्चर करके जो नए नाम आए कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, यानी इंटरनल जो कार्टोग्राफी है, जो रिकन्फिगरेशन है, वो इस हद तक हुई कि आप अगर उसको पुराने नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी को आप जानना चाहते तो वो उस तरह से ना होता। मिसाल के तौर पर जम्मू शहर के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी थी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, हिस्टोरिक लंबे वक्त से उसको गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जाना गया था, लेकिन अब उसमें इंटरनल कार्टोग्राफी जो है वो इस तरह से की गई है, पॉपुलेशन के जो है सेट्स हैं वो इस तरह से एडजस्ट किए गए हैं कि अब अगर आप उसको गांधीनगर के नाम से जाने तो वो शायद बड़ा उटपटा लगेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ गांधीनगर ही नहीं है, वो आरएसपुरा तक जाकर एक्सटेंड हो रही है कॉन्स्टिट्यूंसी, तो लिहाजा उसका नाम जम्मू आरएसपुरा बन जाता है। इस तरह से 28 या 29 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी थी पूरे जम्मू कश्मीर में जिनके नाम तब्दील किए गए थे, ऐसे नाम उनके रखे गए थे जो नाम आपने पहले नहीं सुने होंगे। उसमें लोगों की तरफ से बहुत सारे मुतालबात आए थे, कुछ नाम तब्दील करने के लिए कहा गया था, तो लिहाजा वो इन्होंने नाम तब्दील किए हैं। 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज के इन्होंने नाम या तो ओरिजिनल रिस्टोर किए हैं या जिस तरह से डिमांड आ रही थी उस तरह से नाम रखे गए हैं। जैसे टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका कई बार टंगमर्ग भी नाम रहा है, गुलमर्ग भी नाम रहा है, तो उसका गुलमर्ग वापस रिस्टोर कर दिया गया है। जोनीमार्ग कॉन्स्टिट्यूंसी एक श्रीनगर में थी, उसको जडीबल बना दिया गया है। सोनावार कॉन्स्टिट्यूंसी का लाल चौक नाम रहेगा। पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रहेगा पाडर नागसेनी। ये पाडर नागसेनी जो है इसका एक अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस नाम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इस किस्म की वहाँ से डिमांड थी, ऐसा किया। कठुआ नॉर्थ को अब जसरोटा नाम से जाना जाएगा। जसरोटा एक हिस्टोरिकल रियासत थी सूबा जम्मू की, और कठुआ साउथ को प्रॉपर कठुआ जाना जाएगा। खोड़ का नाम कभी खोड़ भी रहा है और छम्ब भी रहा है, ये जम्मू ज़िला में बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको वापस से छम्ब नाम रख दिया गया है। माहौर और गोल गुलाबगढ़, ये माहौर भी नई कॉन्स्टिट्यूंसी, गोल गुलाबगढ़ नई आई थी 96 में जो आखिरी डिलिमिटेशन हुई थी, तो इसका इन्होंने माहौर रखा था, अब गोल गुलाबगढ़ वापस रहेगा। दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो नाम रखा गया था, इसको कई बार दरहाल के नाम से जाना गया, कई बार दरहाल बुद्धल के नाम से जाना गया। अब क्योंकि दरहाल तहसील को उसमें से निकाल दिया गया है तो इसका नाम अब सिर्फ बुद्धल रहेगा। जो तब्दीलियां की हैं, क्योंकि बहुत सारे डेपुटेशन मिले, बहुत जगहों पे प्रोटेस्ट हुए, जिस तरीके से जिस स्केल के ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, जिस स्केल के ऊपर लोग तब्दीली मांग रहे थे, जो इनिशियल रिकमेंडेशन आई थी, क्योंकि जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो इम्पॉर्टेंस ज़्यादा बनती है क्योंकि उनके 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कमीशन के एसोसिएट मेंबर्स भी थे, उन्होंने जो अपने रिजर्वेशन कमीशन को दिए थे वो मैंने तब पढ़े थे सारे, और आज मैं उनको देख रहा हूँ जो कमीशन की फाइनल रिकमेंडेशन में, उनमें मुझे कोई भी अकोमोडेट किया हुआ नज़र नहीं आता। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है आज। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हालांकि उसमें कोई ऑफिशियल उनकी हैसियत नहीं थी कमीशन में, लेकिन पब्लिकली उन्होंने अपना जो रिजर्वेशन है कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर बहुत स्ट्रांगली उन्होंने दी थी, और जो पॉइंट्स उन्होंने उभारे थे और कमीशन को कहा था कंसिडर करने के लिए, उनमें से मुझे कोई भी कंसिडर हुआ नज़र नहीं आता है। तो लिहाजा आज उन्होंने भी बहुत बिटरली रिएक्ट किया है। बीजेपी की रिकमेंडेशन उनके अपने हिसाब से, जो बीजेपी के अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने आज स्टेटमेंट भी जारी की है, वो काफ़ी हद तक उनकी अकोमोडेट हुई है। और इस तरह से जो ज़्यादा तब्दीलियां जो देखें, जैसे इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया गया है, इंदरवाल ही अब उसको पहले मुगल मैदान कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया गया था, अब उसको इंदरवाल ही रखा गया है। लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी थी एक, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व थी,
उसको दोबारा से हटा दिया गया और कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जिसकी जगह पे वो बनती थी रिकन्फिग्रेशन करके कोकरनाग को साउथ कश्मीर में बहाल कर दिया गया है। सिरी गुफारा को पहलगाम से हटाकर बीजबिहाड़ा में शिफ्ट किया गया है साउथ कश्मीर में, यही भी तो उसकी भाई एक नया आकार, एक नई शक्ल सूरत है उसकी भी बन जाती है। इसी तरह से वगूरा क्रीरी पहले डिसअपीयर हो जाता था, अब वो दोबारा उसका वो रिस्टोर हुई है। एक सिग्निफिकेंट जो जम्मू सूबा में है दरहाल तहसील को, ब्लॉक को जो है वो दरहाल बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी से, यानी जो दरहाल बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमेशा जानी गई है दरहाल के नाम से, ना कि बुद्धल के नाम से। अब दरहाल को ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हटा के थन्ना मंडी में अकोमोडेट किया गया है और ये जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका नाम अब रहेगा सिर्फ बुद्धल, जो कोटरंका और ख्वास 2 तहसीलों के ऊपर मुश्तमिल रहेगी। जो शेड्यूल ट्राइब के लिए पहले इन्होंने रिकमेंडेशन की थी 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए और 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, टोटल कुल मिला के जो रिजर्व सीटें हो जाती हैं वो हो जाती हैं आपके पास 16 सीटें और 74 सीटें वो रहेंगी जिनके ऊपर ओपन कैटेगरी का कंपटीशन रहेगा। उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। जो पहले रिकमेंडेशन आई थी तो उसमें ज़िला रजौरी में से 3, ज़िला पुंछ में से 3, 6 सीटें ये और एक गुलाबगढ़ 7 सीटें और 2 कश्मीर से आती थी, 9 सीटें वो रिकमेंड की गई थी। ये इन्होंने अब तब्दील किया है। अब जो पुंछ की जो रिजर्वेशन है, पुंछ हवेली जो है उसको डी रिज़र्व करके उसको ओपन कर दिया गया है। तो लिहाजा जो 7 आपके पास शेड्यूल ट्राइब के लिए रिज़र्व सीटें हैं वो रहेंगी गुरेज बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में, कंगन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, कोकरनाग साउथ कश्मीर में आ जाता है, गुलाबगढ़ रियासी डिस्ट्रिक्ट में, दरहाल और रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, थन्ना मंडी भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में और सुरनकोट और मेंढर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। लिहाजा अब रजौरी डिस्ट्रिक्ट में 2 सीटें ओपन रहेंगी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट ओपन रहेगी। ये मैं रजौरी और पुंछ का एम्फेसाइज करके इसलिए बता रहा हूँ कि रजौरी और पुंछ दोनों ज़िले मिलाकर गुज्जर और पहाड़ी जो कम्युनिटी की पॉपुलेशन को अकाउंट करते हैं, यानी अगर रजौरी और पुंछ में जो सारी पॉपुलेशन है उसमें सब के सब लोग या गुज्जर हैं या पहाड़ी हैं। तो जब गुज्जर को शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन मिल जाती है तो उसमें पहाड़ी अपने आप को एक्सक्लूडेड फील करता है इलेक्टोरल प्रोसेस से, खास करके जो पहाड़ी लीडर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो अपने आप को प्रोसेस से एक्सक्लूडेड फील करते हैं। तो लिहाजा अब वो क्योंकि 2 सीटें रजौरी में ओपन हैं जहां पे पहाड़ी इंक्लूडेड फील करेंगे और 1 सीट पुंछ में ओपन है, तो कुल मिला के 8 सीटें जो ज़िला रजौरी में हैं, ज़िला रजौरी और पुंछ में हैं, उनमें से 3 सीटें ओपन हैं और 5 सीटें रिजर्व रहेंगी शेड्यूल ट्राइब के लिए। सिमिलरली जो शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें हैं उनमें से रामनगर, कठुआ, रामगढ़, बिश्नाह, सुचेतगढ़, मढ़ और अखनूर, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। रामगढ़ को डी रिज़र्व करने के लिए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज हुए थे, बीजेपी ने भी अपनी तरफ से इस किस्म की रिकमेंडेशन दी थी लेकिन वो नहीं पॉसिबल हुआ। और सुचेतगढ़ को डी रिज़र्व करने के लिए जो बहुत लोग नाराज़ थे और बीजेपी के साथ जुड़े हुए बेशुमार लोग थे, उन्होंने आके बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बसों की बसें भर के आए थे, उन्होंने इस्तीफे भी दिए थे, लेकिन सुचेतगढ़ जो है वो रिज़र्व ही रहेगी शेड्यूल कास्ट के लिए। और मढ़ और अखनूर ये कुल मिला के 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व। जो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज जो पहली 2 इंटर्म रिपोर्ट में आपने देखी थी उनमें से जो वैसे ही रही, कुछ माइनर चेंजेस यहाँ से वहाँ, क्योंकि जो बुनियादी यूनिट इन्होंने रखा है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिटर्मिन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, वो है पटवार सर्कल। तो वो लगभग जो वैसी की वैसी रहेंगी, वो हैं त्रहगाम, वगूरा करीरी, लाल चौक जो पहले सोनावार था, छानापुरा, सेंट्रल शालटेंग ये श्रीनगर में है, जैनापुरा ये भी श्रीनगर में है, अनंतनाग वेस्ट, श्री गुफारा बीजबिहाड़ा जो मैंने पहले बताया, पाडर नागसैनी, डोडा वेस्ट, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, उधमपुर ईस्ट, जसरोटा, रामगढ़, आरएसपुरा, जम्मू साउथ, जम्मू नॉर्थ, कालाकोट, सुंदरबनी और थन्ना मंडी, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो 2014 के, 2008, 2002 या 1996 के किसी इंतखाबात में नहीं थी। ये पहली बार आपके सामने ये कॉन्स्टिट्यूंसी आई है। अब जो की टेक अवे है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट से, जिसका मैंने शुरू में कहा था कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड, अनसीन और जिसका पहले मिसालें ना देखी हों, वो ये है कि कमीशन ने कहा है कि कश्मीरी पंडित्स के लिए 2 सीटें रिजर्व की जाएं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए सीटें रिजर्व की जाएं। जो लोअर हाउसेज होते हैं लेजिस्लेचर के, अब जम्मू कश्मीर में तो एक ही हाउस है
वो क्योंकि बाईकैमरल हाउस अब है नहीं है। लेकिन हम मिसाल ले लेते हैं लोकसभा की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो लोअर हाउस है लोकसभा की हम मिसाल ले लेते हैं। उसमें एक प्रेसिडेंट था जिसमें 2 सीटें रिजर्व नॉमिनेशन के थ्रू रहा करती थी, वो थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। ये एक इस्टेब्लिश प्रैक्टिस थी 1950 से लेकर कंटिन्यू रही है कि गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नॉमिनेट कर देते हैं 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, ताकि उनकी शमूलियत, उनकी जो इंक्लूजन है वो इंडिया के इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहे। लेकिन 2020 में इस प्रेसिडेंट को जो बीजेपी गवर्नमेंट है इन्होंने एबॉलिश कर दिया था। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी कि नॉमिनेशन के साथ आप असेंबली में पार्लियामेंट में आप 2 लोगों को भेज सकते हैं या वट एवर नंबर ऑफ पीपल आप उनको भेज सकते हैं। इसी तरह से कुछ स्टेट असेंबलीज भी थी, उड़ीसा भी थी, उसमें भी इस तरह से नॉमिनेट किया जाता था। एक यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, उसमें भी प्रोविज़न है कि आप नॉमिनेशन के ज़रिए आप लेजिस्लेटर्स को रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं होते। जम्मू कश्मीर में भी ये प्रेसिडेंट था कि विमेन की एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देखा गया था कि नहीं है इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो लिहाजा कई अरसा से ये इस तरह से चला आ रहा था कि 2 औरतों की जो नॉमिनेशन है वो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, क्योंकि रिकमेंड गवर्नमेंट कर रही है और अगर उनके पास वोटिंग राइट आएगा तो वो जो गवर्नमेंट का पलड़ा है वो भारी हो जाएगा और वो अनफेयर हो जाएगा। इस सिलसिले में डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है कि आप 2 सीट्स कश्मीरी पंडित्स के लिए आप रिजर्व कर दें जो नॉमिनेशन के ज़रिए आएंगी और उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे, यानी कि जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें वो वोट दे सकते हैं, बिल्स होंगे, मोशंस होंगे, उसमें उनका वोट जो है वो काउंट करेगा। सिमिलरली उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए भी आप नॉमिनेटेड सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दीजिए, लेकिन उसका नंबर नहीं बताया, वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है। 24 में इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी 2 वजह हैं कि मैं 24 क्यों कह रहा हूँ। एक वजह यह है कि ये जो करंट गवर्नमेंट है, करंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है सारा, इसमें आप प्रिडिक्ट कुछ नहीं कर सकते और इसमें आप रूल आउट कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, ये एक वजह है। और दूसरी वजह यह है कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब से पहली असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी तब से लेकर आज तक मुसलसल 24 सीटें जो हैं वो उन इलाका जात के लिए जो जम्मू कश्मीर के इलाके पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन में है, उनके लिए 24 सीटें रिजर्व जम्मू कश्मीर की असेंबली में रहती हैं। पहले 25 शुरू में रखी गई थी, बाद में 1 सीट इंटरनली एडजस्ट करके 24 सीटें रखी गई। उन 24 सीटों के ऊपर ना इलेक्शन होता है, ना उन 24 सीटों के ऊपर कोई इलेक्ट होकर कोई नॉमिनेट होकर आता है। लेकिन जब लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉम्प्लेक्स बनता है या पुराने कॉम्प्लेक्स को छोड़कर नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, उसमें जो सीटें बनाई जाती हैं वो सीटें जो एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स प्लस 24 वो जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो लिहाजा जो असेंबली का हॉल होता है उसमें बाकायदा तौर के ऊपर वो 24 एडिशनल सीटें होती हैं और वो सीटें खाली पड़ी रहती हैं। इससे एक इंडिया अपना मैसेज जो है वो वर्ल्ड कम्युनिटी को और पाकिस्तान को और अपने मुल्क को भी देता है कि जो हमारे मुल्क के हिस्से पाकिस्तान के पास हैं, हम कमिटेड हैं कि वो हिस्से हमने वापस हासिल करने हैं और ये जो सीटें खाली हैं इन सीटों को हमने भरना है। ये तो थी उसकी बैकग्राउंड की ये क्या है, लेकिन कमीशन ने कहा है कि आप कुछ सीटें उनके लिए भी रिजर्व कर दीजिए। अब अगर ये सीटें रिजर्व की जानी है तो उसके लिए ये आपको मसौदा, ये इशू जो है, ये प्रपोजल है, आपको ये वापस पार्लियामेंट में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि कमीशन ने जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने 90 सीट्स दी थी उनसे बढ़ाई नहीं है, कमीशन ने उससे घटाई नहीं है। वो उन्होंने कमीशन ने जो एडजस्टमेंट करके दी है, कार्टोग्राफी करके दी है, पॉपुलेशन सेट को एडजस्ट करके दिया है, वो 90 सीट्स के लिए करके दिया है। और 90 के बाद जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी है वो गवर्नमेंट को कहा है कि ये आप कर लो, आप ये नॉमिनेटेड सीट्स बना लो। नॉमिनेटेड सीट्स कैसे गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो क्लियरली कहता है कि 90 सीट्स की असेंबली होगी जम्मू कश्मीर की। अब इसको अगर ये गवर्नमेंट के ऊपर अब डिपेंड करता है कि जो कमीशन की रिकमेंडेशन है वो अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, हो सकता है शायद कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इस किस्म की कोई सलाह आई हो कि अगर कमीशन की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है फिर ये प्रपोजल जो है ये पार्लियामेंट के पास लेकर जाना पड़ेगा ताकि वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंड करें और अमेंड करके ये प्रोविज़न जो सीट्स का है ये उसमें इंक्लूड करें और गवर्नमेंट को एम्पावर करें कि वो नॉमिनेशन जो है कश्मीरी पंडित्स की और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रिफ्यूजीज़ की वो कर सकते हैं।
ये जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ले जाना पड़ेगा। बजट सेशन है वो ख़त्म हो चुका हुआ है और अब जो मानसून सेशन है वो जुलाई में जाकर शुरू होगा। तो लिहाजा ये एक प्रोसेस में एक नई कड़ी जो है वो ऐड हो गई है, जिसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि अभी भी पॉसिबिलिटी ओपन है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिकमेंडेशन है, इनको अपनी फाइनल शक्ल अख्तियार करने के लिए वक्त अभी और भी लग सकता है। लेकिन उसमें भी एक रास्ता है कि जो ओरिजिनल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें बेशुमार अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुकी हुई हैं, क्योंकि वो वापस जाकर उनको पढ़ते हैं, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं कुछ है, कहीं पे फ्रेज गलत हुआ है, तो उसमें बेशुमार रिकमेंडेशन और हुई हैं। फिर रूल तब्दील हुए, आपने डोमिसाइल का रूल था उसको एक बार तब्दील किया, फिर दूसरी बार तब्दील किया, तो कई बार जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वो कई बार उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। कुछ अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट ने अप्रूव की हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए भी हो सकती है। तो लिहाजा अगर गवर्नमेंट चाहे और कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे तो ये जो अमेंडमेंट है ये पार्लियामेंट का इंतज़ार जुलाई या अगस्त तक ना करके गवर्नमेंट इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी इनको रिकमेंडेशन को लागू कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि जब ये बनकर ये जब नॉमिनेशन हो जाती है तो इससे क्या होगा कि जो आने वाली गवर्नमेंट होगी और इसका ओवरऑल जो डेमोग्राफी है लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर की, वो किस तरह से चेंज होती है। एक जम्मू और कश्मीर सूबा के दरमियान एक कॉम्पिटिटिव नैरेटिव रहा है नंबर ऑफ सीट्स को लेकर। आने वाले दिनों में मैं उसके साथ बारे में और भी बात करूंगा। मैं नंबर ऑफ सीट्स को लेकर 1950 से मुसलसल ये चीज़ रही है और बेशुमार रिप्रेजेंटेशंस पार्लियामेंट को, कोर्ट्स को, कमीशंस को रिप्रेजेंटेशन रही है, जिसमें जो जम्मू का जो ख़ास करके जो तवी कैचमेंट एरिया है यहाँ का एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट रहा है कि कश्मीर में सीटें ज़्यादा चली जाती हैं और जम्मू में सीट्स कम होती हैं, लिहाजा जम्मू में सीटें ज़्यादा बढ़ाई जाएं। ओरिजिनल जो डिफरेंस था जब शुरू किया था तो तब शायद 12 या 13 सीट्स का डिफरेंस था, वो आप घटते घटते अब जाकर 4 सीट्स के ऊपर आया। 43 सीट जम्मू, 47 सीट्स कश्मीर। अब ये जो नॉमिनेशन अगर होती है, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है नॉमिनेशन, तो ये कश्मीर और जम्मू के बीच जो एक जो बैलेंस है, तनासब है, ये सिग्निफिकेंटली ऑल्टर हो सकता है। यानी एक नंबर तो कमीशन ने बताया कि आप 2 सीट्स बढ़ा दीजिए कश्मीरी पंडित्स की। अब पंडित कश्मीर में रहते नहीं है, ज़्यादातर जम्मू में या मुल्क के बाकी हिस्सों में रहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रेफ्यूजीज़ है वो कश्मीर वैली में उनमें से कोई भी नहीं रहता, वो सारे के सारे जम्मू सूबा में रहते हैं। मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट 4 सीटें भी उनके लिए बढ़ा देती है और 2 सीटें पंडितों के लिए बढ़ा देती है तो कश्मीर की सीटें 47 रह जाती हैं, जम्मू की सीटें 47 से बढ़कर 49 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो लिहाजा वो जो डायनामिक है बैलेंस का बिटवीन कश्मीर एंड जम्मू, वो सिग्निफिकेंटली ऑल्टर हो सकता है अगर गवर्नमेंट कमीशन की ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। और अब जो नई गवर्नमेंट बनकर आती है, क्योंकि इसका जो मैंडेट है, पावर है उनको नॉमिनेट करने का, वो गवर्नमेंट के पास होता है। जब चीफ मिनिस्टर ओथ ले लेता है तो उसकी गवर्नमेंट की तश्कील हो जाती है, तो चीफ मिनिस्टर अब एम्पावर्ड बन जाता है कि वो नॉमिनेट कर सकता है। जब वो नॉमिनेट करेगा तो जाहिर सी बात है जो नया चीफ मिनिस्टर होगा वो अपने जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने पॉलिटिकल एतबार से अपनी पार्टी के साथ जो अफिलिएटेड लोग होंगे, वो जाहिर है कि उन्हीं को, पास्ट प्रेसिडेंट भी इसी तरह से रहा है कि वो उन्हीं को नॉमिनेट करेगा। हाल ही में जो मोस्ट रिसेंट इस किस्म की डेवलपमेंट थी कि 2014 में जब इलेक्शन हुए, जब 2 विमेन मेंबर नॉमिनेट करनी थी तो एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से आई और दूसरी भारतीय जनता पार्टी से आई। इसी तरह से जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे, जब चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा मेंबर्स को कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रेफ्यूजीज़ कम्युनिटी से, तो वो उन लोगों को नॉमिनेट करेगा जो उस पार्टी के नज़दीक एफिलिएटेड होंगे। ये एक प्रेसिडेंट है, ये एक पॉलिटिकल कल्चर हमेशा रहा है। तो लिहाजा अगर ये गवर्नमेंट जो है ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट भी है, इसके पास ऑलरेडी अभी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट को 45 सीटें चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। मान लीजिए ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, इसके पास 40 सीटें हैं, इनके पास 45 पूरी नहीं है, 38 सीटें इनके पास पूरी नहीं है। ये जब नॉमिनेट कर देते हैं तो वो नंबर इनके साथ ऑलरेडी आ जाते हैं और फ्लोर टेस्ट में जो है कमीशन कहता है इनके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए, तो वो वोटिंग राइट्स जो है, ये मतलब एक बैलेंस ऑफ पावर है, वो ऑल्टर हो जाता है जो नई रूलिंग रिजीम आएगी उसके फेवर में। आखिरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि ये जो कश्मीरी पंडित के हवाले से जो कमीशन ने ये कहा है कि भी इसकी जवाजियत जो है, उसका जो
जो जस्टिफिकेशन है उन्होंने वो क्या बनाई है कि इनको रिकमेंडेशन क्यों उन्होंने दी है, नॉमिनेशन क्यों होनी चाहिए। वो कहते हैं कि पिछले 32-35 साल से यूनिक सर्कमस्टांसिस की वजह से जहाँ के ये रहने वाले हैं वहाँ का जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें प्रॉपरली ये अकोमोडेट नहीं हो रहे हैं, इंक्लूसिव नहीं हो रहे हैं, उसमें से इनकी एक्सक्लूजन है। तो लिहाजा इनको उस प्रोसेस में इंक्लूड करने के लिए, ताकि भी ये भी उसका हिस्सा बने और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लेजिस्लेशन में ये अपनी पार्टिसिपेशन कर सकें, इसलिए एज ए स्पेशल प्रोविज़न इनको ये देना चाहिए, जो नॉमिनेट करके इनको हिस्सा देना चाहिए। और इसीलिए यही एक वजह है कि इनके पास वोटिंग राइट्स भी होने चाहिए। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रिफ्यूजीज हैं उनका जो केस है वो ज़्यादा दिलचस्प है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह से कि जिस तरह से रिफ्यूजीज़ की कहानी जम्मू कश्मीर में है, इसी तरह से रिफ्यूजीज़ की कहानी जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसमें भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान के हिस्सा से डिस्प्लेस होकर, माइग्रेट होकर आए और जम्मू कश्मीर में आकर, इंडियन साइड में आकर बसे, वो सारे के सारे लोग जो हैं ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में हैं। मुल्क के बाकी हिस्सों में भी स्प्रेड हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग, उनकी जो लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन कंपोनेंट है वो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस, जो जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो 12 से 14 लाख के दरमियान बताई जाती है और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में स्प्रेड हैं। जो पाकिस्तान की असेंबली, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1974 में आया। उसके बाद वहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होने लगे और वहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जो वो बना। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें बाकायदा तौर के ऊपर जो जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए 12 सीटें रिज़र्व हैं। बल्कि उन्होंने मज़ीद इस तरह से किया कि कश्मीर सूबा के लिए 6 सीटें अलग से रिज़र्व हैं और जम्मू सूबा के लिए 6 सीटें अलग से रिज़र्व हैं। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की असेंबली के लिए जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे पंजाब में, सरहद में, बलूचिस्तान में और जो ये सिंध में, जितने भी सूबे हैं वहाँ के अलग अलग, जैसे मुल्तान में, एबटाबाद में, लाहौर में, पिंडी में, कराची में, जगह जगह पोलिंग स्टेशंस बनते हैं। क्योंकि वो स्प्रेड है, जो जम्मू और कश्मीर की पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर स्प्रेड है, वो अपना वोट डालते हैं तो वो 12 सीटें वहाँ पे नॉमिनेट होते हैं। कंक्लूजन में मैं ये कहता हूँ कि ये तो डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन, ये तो रहा सारा एक इंटरनल प्रोसेस जम्मू कश्मीर का। इसका ये जो रिकमेंडेशन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रिफ्यूजीज़ के लिए, जो रिकमेंडेशन है, दिस कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन। इसका सिर्फ ये इंटरनल मामला नहीं है, इसके जो रिप्रिकॉशंस हैं, इसके जो रेमिफिकेशंस हैं वो ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल आल्सो, वो वहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं। इससे एक इंडिकेशन जाती है, पाकिस्तान को भी एक इंडिकेशन जाती है। बेशक पाकिस्तान ने ये काम बहुत देर पहले का किया हुआ हो, यहाँ पे नॉमिनेशन करके इनको असेंबली में बिठाकर वोटिंग राइट देकर ये एक पाकिस्तान को एक बड़ा सिग्निफिकेंट मैसेज देता है कि हमारी इंटेंशंस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर क्या हैं। आप पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 8 मई को एक बहुत बड़ा एक इवेंट यहाँ पे कर रहे हैं। उस इवेंट के 2 ब्रॉड कंटूर्स हैं। एक ये कि उस वक़्त जो जब माइग्रेशन हो रही थी, उस वक्त जब गदर सा था, एक माहौल इस किस्म का था, उसमें बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे कि उनको ट्रिब्यूट पे किए जाएं और लोगों की जो बेशुमार मुश्किलात तब से लेकर आज तक रही हैं उन मुश्किलात को याद किया जाए और ये रिएट्रेट किया जाए कि जो हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, कि ये अज़म उठाया जाए कि वो हिस्सा वापस रीइंटीग्रेट किया जाए जम्मू कश्मीर के साथ। और इस सिलसिला में ये माना जाता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह शायद खुद उस जलसे की सदारत करने के लिए 8 मई को जम्मू आएंगे। यानी अगर अमित शाह खुद उस जलसे की सदारत करने के लिए आते हैं और इस पैमाने के ऊपर अगर इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है और वो एक अपना ऐसा इवेंट करवाते हैं, तो ये मानकर चलना चाहिए कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस है। ये इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और इसके साथ जब ये रिकमेंडेशन आ जाती है तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग अपने आप में हो सकती हैं, लेकिन जो इनके इम्पैक्ट हैं वो आपस में ज़रूर जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा, लेकिन आपने डिस्पैच के जो यूट्यूब चैनल और फेसबुक है उसको आज ही आपने ज़रूरी सब्सक्राइब कर लेना है और व्हाट्सएप के ऊपर आपने मैसेज भेजना है अपने नाम के साथ 8082480136।
8082480136। इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है ताकि हम आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में इंक्लूड कर लें। और चैनल को, यूट्यूब को और फेसबुक को आपने सब्सक्राइब करके रखना है। वो इसलिए, ख़ास करके अगर आप सियासत में, इलेक्शंस में, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसलिए क्योंकि आने वाले कई दिन मैं लगातार इस डिलिमिटेशन प्रोसेस, इसके जो फॉल आउट और जो पास्ट में किस तरह से सारे प्रोसेसेस हुए उसके ऊपर मैं लगातार बात करने जा रहा हूँ। आने वाले कुछ दिन में, शायद 10-15 दिन में इसके ऊपर लगातार बात करता रहूँगा और ये सारा कंटेंट फ्री में आप तक पहुँचता रहे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।